अगर आप झारखंड में हैं और झारखंड के राजधानी रांची में हैं तो आपको संभल कर रहना चाहिए। यहाँ पर अपराधियों को ना तो न्यायालय का डर है, ना ही प्रशासन का डर है, ना ही पुलिस का डर है। अपराधी इतना बेखौफ हो गए हैं कि दिन के उजाले में तो सही, रात के अंधेरे में भी वो बेखौफ जो है सरेआम खुलेआम गोलियां चलाने से बाज नहीं आते हैं। और लगातार यह सिलसिला राजधानी रांची में जारी है और यही कारण है कि पिछले कुछ वर्षों में राजधानी रांची ने अपराध की घटनाओं में जो है वह अपना तमाम रिकॉर्डों को तोड़ते हुए आगे बढ़ गया है। ऐसे में झारखंड की राजधानी की जो प्रशासन है, यहाँ की जो पुलिस है, उन लोगों पर भी जो है कहीं ना कहीं एक सवाल खड़ा होता है, लॉ एंड ऑर्डर पर सवाल खड़ा होता है कि राजधानी रांची जिसके कोने कोने चप्पे चप्पे में सीसीटीवी लगा हुआ है, जहां की पुलिस पूरे राज्य में सबसे मजबूत बताए जाते हैं, सबसे चुस्त दुरुस्त बताए जाते हैं, आखिर उनके नजरों के सामने, आखिर उन इलाकों में कैसे इस तरह की अपराध की घटनाएं लगातार घटती जा रही है, कैसे अपराध की घटनाएं बढ़ती जा रही है और बेखौफ अपराधी खुलेआम सरेआम दिन दहाड़े लोगों के ऊपर जो है वो गोलियां बरसाए जा रहे हैं और लोगों को मौत की घाट उतारे जा रहे हैं। हमारे साथ राहुल उरांव हैं। राहुल, किस तरीके से देख रहे हैं झारखंड की राजधानी रांची में जिस तरह से बेखौफ अपराधी खुलेआम सरेआम गोलियां चला रहे हैं और आप ही जैसे नौजवानों का मौत का घाट उतार दे रहे हैं? निश्चित तौर पे आज हम लोग इस पुरानी रांची मौजा में डाली कदारी जो जमीन है, विशेषकर ये आदिवासी लोग का जो धार्मिक सामाजिक जमीन है, और जिस तरह से 11 फरवरी को यहाँ जिस तरह बिल्डर लोग भूमाफियों के द्वारा जबरन यहाँ बाउंड्री किया गया था, उसको पूरे ग्रामीण ने मिल के उसको ध्वस्त किया था और जो जो ऐसे गांव के लोग थे उनको गांव के द्वारा ही उनको बहिष्कृत किया गया था। उसी का मामला जब यहाँ तूल पकड़ा गया तो आज हम लोग देखते हैं कि एक हमारे जो भाई जो जमीन को बचाने में उनका अहम योगदान था, उनको आज गोली मार दिया जाता है। और इनका संरक्षण यहाँ ऊपर लेवल तक के, या चाहे वो राजनीतिक हो, चाहे पुलिसिया हो, चाहे या सरकारी तंत्र हो, सबके मिली भगत से उनको संरक्षण प्राप्त होने के कारण आज ऐसा हिम्मत होता है, ऐसा साहस होता है कि उनका मनोबल इतना बढ़ा दिया गया है कि किसी को भी बेखौफ उनको गोली मार दिया जाएगा। और इसका आज इसीलिए आदिवासी समाज पुरजोर विरोध करता है और अभी भी वो संवैधानिक रूप से कि आप पुलिस उस पर एक्शन ले, वरना समाज खुद बाध्य है। जिस तरह हमारे महापुरुष ने जब पूरा हाथ अगर मदद नहीं मिलता है और जुर्म अगर बढ़ते जाता है तो समाज निश्चित रूप से कार्रवाई करेगा और वहां पे फिर यही प्रशासन आएंगे कि यहाँ का लॉ एंड ऑर्डर खराब हो रहा है, रांची का विधि व्यवस्था खराब हो रहा है, तो समाजी संगठन क्या करेगा? रोड में मजबूर उसको उतरने के लिए किया जाता है। अगर आप तत्कालीन अगर जो समय से लड़ाई स्टार्ट हुआ था, तत्कालीन अगर वहां पे एक्शन लेते तो ऐसा इतना बड़ा रूप नहीं होता। यह घटना पहला शुरू लड़ाई हुआ था, मामला पुलिस आके उसको शांत कराई, लेकिन आप उतना गंभीरता से नहीं लिए, तब जाके आज इस गोली बारूद के नौबत तक आया बात। लेकिन राहुल, सवाल यह है कि यह केवल एक पुरनकी रांची का एक जमीन का मामला भुइंहरी का नहीं है। राजधानी रांची से सटा हुआ जो इलाका है, उन तमाम जगहों पर आप देखिए तो ऐसे ही भुइंहरी जमीन की बात हो, डाली कतारी की जमीन की बात हो, पहनई जमीन की बात हो, चाहे रैती जमीन की बात हो, जो भूमाफिया है, जिसको आप लोग भूमाफिया कहते हैं, दलाल कहते हैं, और जिनको आप लोग लगातार गैर आदिवासियों पर आप लोग आरोप जड़ देते हैं, उन लोगों के द्वारा जो है आप ही के समाज के नौजवानों को, आप ही के समाज के लोगों को, लड़कों को चंद पैसों के लिए बहलाकर फुसलाकर उनको लालच देते हैं, उनको एक पैसा का जो है सो लालच देते हैं और फिर आप ही के खिलाफ में उसको खड़ा कर देते हैं और आप ही का उनको दुश्मन बना देते हैं। आखिर इस लड़ाई को लड़ने के लिए, आखिर इस लड़ाई को रोकने के लिए आप लोग क्या रणनीति बना रहे हैं और कैसे इसको लड़िएगा आप? आज निश्चित तौर पे हम लोग जिस तरह से जमीन का जो यहाँ लूट हुआ है, आदिवासियों का जो एरिया बोलते हैं 5th शेड्यूल एरिया, जो रांची टाउन को माना जाता है, रांची को माना जाता है, लेकिन यहाँ पे जो संविधान में दिया गया नियमता मतलब कुछ होता ही नहीं है, मतलब उसके विपरीत ही कार्य होता है। और इसी का नतीजा है यहाँ का सर्वप्रथम जो यहाँ का हम लोग का कस्टोडियन जो है, यहाँ डीसी है, राज्यपाल है, वो 5th शेड्यूल का वो मालिक है और उनका में वो, लेकिन
आज जिस तरह से यहाँ पे वार हो रहा है, जमीन का लूट हो रहा है, वो किसी से छिपा नहीं है। रांची 5th शेड्यूल होने के नाते पूरा अब लगभग 75% जमीन यहाँ का खत्म हो गया। यहाँ का लालच देके, लोग लालच देके, और विशेषकर यहाँ पॉलिटिकल जो नेता जो होते हैं, चाहे हम अपना जो जेएमएम का बात करें, चाहे बीजेपी का बात करें, चाहे कांग्रेस का बात करें, यहाँ तमाम पॉलिटिकल पार्टियों का कुछ इन्वेस्टमेंट यहाँ का जमीन में होता है कि हमको मॉल बनाना है, हमको हॉस्पिटल बनाना है, हमको ये करना है, और वो लालच में यहाँ चंद पैसे में हमारा जो भाई बंधु जो उस चीज को नहीं समझते हैं, उनको एक मोहरा बना दिया जाता है, और जो बड़ा लाभ लेते हैं वही जो सरकारी तंत्र को आज जो चला रहे हैं, वही लोग का हाथ इसमें विशेष रूप से रहता है। और अपने अपने भाई में फूट डालो और तोड़ो, और इस जमीन को कैसे हड़पे, इस साजिश से गंदी राजनीति के तहत यहाँ काम किया जाता है। तो क्या आप लोग इस बात को स्वीकार करते हैं कि आदिवासियों की पहचान को मिटाने के लिए उनकी धार्मिक चीजों को जो है सबसे पहले खत्म करने की एक गहरी साजिश, चाहे राजनीतिक पार्टियों के शख्सियतों के द्वारा हो, लोगों के द्वारा हो, प्रशासन के द्वारा हो, या फिर ऐसे तमाम जो जिसको आप लोग भूमि माफिया कहते हैं, उनके द्वारा जो है यह रची जा रही है ताकि आदिवासियों को झारखंड से खत्म किया जा सके? बिल्कुल निश्चित तौर पर कि आदिवासी को सबसे बड़ा चीज है, अगर मछली के लिए उसका पानी नहीं होगा तो वो निश्चित रूप से खत्म हो जाएगा। उसी तरह पूरा जो जीविका जो आदिवासी का है, जो मतलब उनका जो सबसे बड़ा संपत्ति है, अगर जमीन नहीं रहेगा तो आदिवासी खत्म। और सबसे बड़ा जो वार करने में आए हैं, सबसे जमीन लूटो, आदिवासी को खत्म करो। और इस चीज का हम लोग किसी से उम्मीद नहीं करते। सबसे बड़ा अगर जो उम्मीद कर रहे हैं कि हम लोग ग्राम सभा को मजबूत करें, जितने भी हमारे आदिवासी जो युवा है अपने हक अधिकार के बारे में जाने और अपने लड़ाई को लड़ने में स्वयं सबसे पहले सक्षम हो, हर रूप से, चाहे वो आर्थिक रूप से हो, चाहे राजनीतिक रूप से हो। इसलिए आज विशेष रूप से हम लोग भी ग्राम सभा को सशक्त करने का प्रयास किया जा रहा है, और यही हमारा एक मूलभूत जो अधिकार रहेगा। और अपना अधिकार का रक्षा के लिए हम लोग समाज का ताकत से लड़ेंगे। तो ऐसे में नौजवानों का क्या निर्णय है, कैसे अपनी अस्मिता, कैसे अपनी पहचान और पूर्वजों के द्वारा जिन चीजों को बनाया गया है, जिस प्रथा को बनाया गया है, उस प्रथा को बचाने के लिए, चाहे पढ़ा व्यवस्था की बात हो, कस्टमरी लॉ की बात हो, उन तमाम चीजों को बचाने के लिए आज के नौजवान जो है वह क्या कदम आगे उठाएंगे ताकि उन तमाम चीजों को संरक्षित किया जा सके? सबसे पहले तो जो हम लोग का पुरखा का जो दूरदर्शी जो सोच था, उसका तहत आज हम लोग को देखने को मिल रहा है। नहीं तो आज भी आदिवासी समाज का हाल वही बंजारा लोग के जैसे होता। लेकिन हम लोग का जो पुरखा का जो विरासत का देन है, कितना हम लोग को जमीन दिया, धार्मिक जमीन, सामाजिक जमीन दिया, आज उसी चीज को हम लोग युवा के वो दिलो दिमाग में हम लोग डालना चाहते हैं कि आप अपने पुरखा के रास्ता में चले। मेरा पुरखा कभी वहां पे जमीन लूट कोई सा समस्या नहीं आया, लेकिन आज जो भटकाव आया है, जो लालच आज युवा को दिया जा रहा है, वो युवा अपने पुरखा का इतिहास को जाने, अपने महापुरुष का बलिदान को जाने। और विशेष रूप से समिति का जो हमारा संगठन है, प्रयास विशेष रूप से युवा लोग का है, उसका आज नतीजा है कि लोग पहले 2, 4, 5% युवा जब ऐसे बैठक में, सामाजिक धार्मिक लड़ाई की बैठक में शामिल होते हैं, आज सबसे बड़ा योगदान यहाँ का युवा का है। लगभग 80% युवा ये अपने दम पे इस लड़ाई को लड़ रहा है। और जितने भी हमारा जो धार्मिक सामाजिक जमीन अपना अधिकार लुटा रहा है, आज युवा सबसे बड़ा मुखर होकर उसमें आगे आ रहा है। तो ये बदलाव हमको दिख रहा है, और इसका ही नतीजा हो रहा है कि विभिन्न जगह भी युवा जब जैसे आगे आया, अपने चीजों को समझा, वो चीज हम लोग बचा पाने में कामयाब हुए हैं। और इस लड़ाई को भी जिस तरह से यहाँ लड़ा जा रहा है, निश्चित तौर पे ये आज अरबों खरबों का जमीन है, निश्चित तौर पे आदिवासी समाज इस युवा जो यहाँ के रीढ़ होते हैं समाज का, उसके बदौलत इस जमीन को निश्चित तौर पे बचाएंगे। और ऐसा जहां भी हो रहा है, और जो इसमें दोषीवार है, उसको अविलंब गिरफ्तार होना चाहिए सर्वप्रथम। और इसके लिए हम लोग आज बैठक किए हैं, और बैठक में निर्णय लिया गया है कि कल जो सीनियर एसपी है उनके पास हम लोग कल जाएंगे, बात करेंगे, और उनसे अगर अगर हम लोग को संतोषजनक बात आती है, वरना समाज अपना स्वतंत्र है अपना कार्रवाई करने के लिए। ऐसे में फिर एक सवाल उभर करके आता है कि झारखंड को बने 24 वर्ष का सफर होने को है। अगर 24 वर्ष को हम देखते हैं, रघुवर दास को अगर हम छोड़ दें, तो उसके बावजूद जो भी इस राज्य में मुख्यमंत्री बने हैं, वो सभी मुख्यमंत्री आदिवासी चेहरा रहे हैं। चाहे वो बाबूलाल मरांडी की बात हो, चाहे वो अर्जुन मुंडा की बात हो, चाहे वो शिबू सोरेन की बात हो, चाहे वो मधु कोड़ा की बात हो, चाहे वो हेमंत सोरेन की बात हो, चाहे वो चंपई सोरेन की बात हो, तमाम ये चेहरे जो है वो आदिवासी चेहरे हैं। उसके बावजूद भी 24 वर्ष के झारखंड में
जिस तरह से आदिवासियों की जल जंगल जमीन और उनकी खनिज संपदाओं को दोनों हाथों से लूटा गया है, उस पर अतिक्रमण किया गया है, ऐसे में आप लोग किस तरीके से इसको देख रहे हैं? निश्चित तौर पे जब यहाँ हम लोग देखते का 24 वर्ष हो गया, भाजपा का भी गवर्नमेंट रहा, यहाँ जेएमएम का गवर्नमेंट रहा, गठबंधन सरकार को भी देखे, राज्यपाल शासन को भी देखे, लेकिन जिस तरह से आज 24 साल में जिस तरह से यहाँ डेवलपमेंट होना चाहिए, और मुख्य रूप से ये आदिवासियों का राज्य बोल के अलग हुआ था, अलग झारखंड बना था, सबसे पहले उस दबा कुचला और उस भूमिपुत्र का उत्थान होना चाहिए था। लेकिन आज विडंबना उसको बोलेंगे कि 24 साल में वो चीज हम लोग को देखने को मिल रहा है। आज मेरा समाज क्या है, केवल बचाने में उतारू है, मैम अपना जो दिया हुआ चीज को बचा रहे, तो आगे डेवलपमेंट कैसे होगा? और सबसे पहला दोषीवार जितना भी जो नेता है, सब कहीं ना कहीं भूतभोगी है, सब लालच का शिकार हुए हैं। आज इसलिए तो ईडी सीबीआई का उनको डर है कि वो खुल के नहीं बोल पाते, अपना समाज का होते हुए खुल के नहीं बोल पाते हैं। मतलब खुद में अगर जब भ्रष्टाचार आदमी लिप्त हो जाता है तो समाज का बात करना छोड़ देता है। और वही चीज हम लोग को देखने को मिल रहा है कि सबसे पहले लोग अपना जेब भरने में यहाँ ध्यान दिए, तब जाके 24 साल का झारखंड, जो आज युवा झारखंड हम इसको बोलेंगे, इसमें बहुत बदलाव होना चाहिए। और लगभग 40% पूरा भारत को यहाँ का जो मिनरल मतलब झारखंड से जाता है, इतना संपदा होने के बावजूद आज जो हम लोग पिछड़ा राज्य की गिनती में आते हैं, तो ये हमारा जो भ्रष्टाचार सरकार बोले, भ्रष्टाचार लोग बोले और उनकी मेहरबानी बोले कि उनका ताज आज हम लोग को देखना पड़ रहा है। तो क्या आदिवासी के नाम पर जो आदिवासी मुख्यमंत्री बने, जो सत्ता की कुर्सी तक पहुंचे, उन्होंने आदिवासियों के सीधे तौर पर ठगने, छलने और उन्हें अंधकार में रखने का काम किया, सत्ता की कुर्सी का भोग? निश्चित तौर से किसी ने ज्यादा किया, किसी ने कम किया, ये किसी से छिपी वाली बात नहीं है। लेकिन हमेशा आदिवासी समाज को ठगने का काम किया। आज हम लोग बोलते हैं उसका सबसे बड़ा पहचान आदिवासी को बोलते हैं मूल निवासी है, युगों युगों से वास करने वाला चाहिए। सबसे बड़ा उनका जो धार्मिक पहचान, वो एक अलग आइडेंटिटी मांगते हैं कि मेरा एक अलग से रिलीजन होना चाहिए, कोड होना चाहिए। लेकिन सोच लीजिए, ये कोई पार्टी का ये मुद्दा नहीं होता है, और मुद्दा नहीं होगा तो अधिकार का जो बात करे वो देगा कैसे? और इसलिए समाज हमेशा परिवर्तन चाहता है, और ये संवैधानिक चीज है, तो हमेशा बदलाव होना चाहिए। तो समाज निश्चित तौर से जो पुराने जो ऐसे चीज को देख चुका है, बदलने की जरूरत है, युवाओं को मौका देने की जरूरत है, क्योंकि बदलाव ही मौका लाती है।